एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। महक ने गुस्से में आकर हम सारे घर वालों पर केस कर दिया था और महक ने मुझ पर रेप केस भी लगाया था। जब मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई तब यह साबित हो गया था कि मैंने महक के साथ रेप किया है। लेकिन महक अच्छी तरह से जानती थी ये सब उसकी मर्जी से हुआ था। महक ये नहीं चाहती थी कि मैं किसी पागल लड़की के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊं। इसलिए महक बौखला गई थी और मेरे लाख मिन्नतें करने पर भी महक समझने को तैयार नहीं थी। महक को बस ये था कि मैं अपनी पागल बीवी को डिवोर्स देकर महक से शादी कर लूँ। ये कुछ दिन पहले की बात है। हुआ कुछ यूँ था। आज मैं अपने घर की तरफ जा रहा था और गाड़ी में फुल तेज़ आवाज़ में गाने चला रखे थे। उस समय रात का 1 बज रहा था और ऐसे में रोड बिल्कुल खाली था। मैं तेज़ रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाता जा रहा था। मुझे किसी चीज़ का भी होश नहीं था। मैं अपने आप में ही गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था कि अचानक ही मुझे एक लड़की हाथ देते हुए बीच सड़क पर रोकने लगी। मैं हैरान हुआ कि इतनी रात को भला कौन है जो मुझे हाथ देकर रोक रहा है। रात के 1 बजे सुनसान रोड पर लड़की का क्या काम था। जरूर या तो किसी मुसीबत में थी या फिर कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। मुझे कुछ डर भी महसूस हुआ कि अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं कि यूं सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोक कर लूट लिया जाता है और ऐसे कामों में ज़्यादातर लड़कियां इस्तेमाल की जाती है क्योंकि लड़कियों को देखकर मर्द अपना होश खो बैठता है और अपनी गाड़ी को रोककर उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है। जैसे ही लड़की को लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोकता है, आसपास छिपे लड़की के साथी फौरन ही निकल आते हैं और गाड़ी वाले को लूट लेते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में उसकी रंगत दूध की तरफ सफ़ेद चमक रही थी। ब्राउन घने बालों की इस समय खुले हुए थे और हवा से इधर उधर बिखर गए थे। मैंने अपनी गाड़ी फौरन ही रोक दी थी और बाहर निकल गया था, जबकि वह लड़की मेरे पास भागकर आ गई थी। उसके आने का जो अंदाज था मुझे इस बात से आगाह कर चुका था कि वह लड़की देखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन दिमागी तौर पर पागल है। वह फौरन ही मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, भैया भैया मुझे मेरे घर छोड़ दें। देखिए ना कितना अंधेरा हो गया है और मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। मुझे अपने घर का रास्ता याद नहीं आ रहा है। प्लीज़ भैया मुझे मेरे घर छोड़ दें। उसने मेरा हाथ पकड़ा था कि मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया था। मैं अपने होश उस लड़की को देखकर खो बैठा था। मेरी निगाह उसके ऊपर गई तो हटना भूल गई थी। ऐसी खूबसूरत लड़की लेकिन दिमागी तौर पर पागल थी क्योंकि वह सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेली थी। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे, जबकि उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था गुलाब बिखरा हुआ था। एक पल को मेरा दिल चाहा क्यों उसे लड़की के गुलाबी गालों को छूकर महसूस करूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ आस भरी नज़रों से देख रही थी। वह लगातार मुझसे विनती कर रही थी कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। देखो ना कितनी रात हो गई है। ऐसे में मुझे उससे बीच सड़क पर लड़की को छोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन अगर मैं उस लड़की को लिफ्ट देता तो यकीनन मैं बहक सकता था। मैं ज़रूर उसके साथ गलत कर जाता क्योंकि मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था। मेरा दिल बेईमानी करने पर उसका था। मैंने जल्दी से खुद को संभाला था और अपना सर ना में हिलाने लगा और वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने लगा क्योंकि मैं समझ चुका था क्योंकि मेरी नीयत उस पर ख़राब हो गई है। मैं उसके साथ थोड़ी देर और रुका तो मैं कुछ कर जाता और ये मेरा ज़मीर मुझे गंवारा नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मैं गाड़ी में बैठ भी नहीं पाया था कि दूर से कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई थी। डर की वजह से वह लड़की मुझसे लिपट गई थी। रोते हुए कहने लगी, प्लीज़ भैया मुझे मेरे घर छोड़ दो। मेरी माँ परेशान हो रही होगी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। उसकी आवाज़ भी रोने की वजह से भर गई थी। इस समय वह इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि मुझे उस पर अचानक ही प्यार आ गया था। मैंने उसे खुद से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह डर की वजह से मुझसे लिपटी हुई थी अब और मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता था। मेरी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत होती चली गई और अचानक ही मेरे लब उसके गालों तक चले गए थे। उसके गुलाबी गालों पर मैंने अपने प्यार की मोहर लगा दी थी। मेरी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और वो मेरी बाहों में कसमसा कर रह गई थी, जबकि मैंने उसे और भी जोर से भींच लिया था। जी चाह रहा था मैं इस प्यारी सी लड़की को अपने अंदर कहीं समा लूं, जबकि वह अब छुटाने की कोशिश कर रही थी और अब की बार मैंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन मैंने उसके गालों को अपने दोनों हाथों में लेकर उसका नाम पूछा था। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? मुझे ये तो बताओ, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। मेरी बात सुनकर वह अपनी चुन्नी को हाथ में लपेटे हुए कहने लगी, मेरा नाम आरजू है। मेरा नाम मेरी मम्मी ने रखा है और सिर्फ देखने में नहीं बल्कि बोलने में भी बहुत मासूम थी। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था, इसलिए वह बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी।
मैं तो हैरान था, इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उससे उसके घर का पता पूछा तो वह अपने बैग से एक पर्ची निकाल कर मेरे हाथ पर रख चुकी थी। मैंने नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर उसके घर का एड्रेस मौजूद था और साथ में ये भी लिखा हुआ था, अगर आपको रास्ते में ये लड़की कहीं मिल जाए तो अल्लाह के लिए उसको घर तक पहुँचा देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके घर वालों ने ही उसके बैग में ये पर्ची डाली थी। शायद वह लड़की पहले भी कई बार गुम हो चुकी थी और इसलिए उसके बैग में उसके घर वालों ने ये पर्ची डाल दी थी। कोई ना कोई उसे उसके घर तक पहुंचा देगा। उसका घर कुछ ही दूरी पर था। मैंने कुछ सोचकर उसको लिफ्ट दी, लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी में बैठी थी उससे पहले ही हवा के झोंकों से उसकी चुन्नी उड़कर दूर जा गिरी थी। वह बिना चुन्नी के ही अब मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। उसका खूबसूरत सा फिगर मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैं कोई मजबूत कैरेक्टर का मालिक नहीं था, या यूं कहना चाहिए कि खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी थी। इससे पहले भी मैं कई लड़कियों से दोस्ती कर चुका था। लड़कियों के साथ दोस्ती करके मैं अपनी हद पार कर देता था। लड़की के साथ संबंध में लड़की की मर्जी से ही बनाता था, लेकिन ये पहली लड़की थी कि बिना लड़की के मर्जी के ही मेरा दिल उस पर बेईमानी करने के लिए उसक रहा था। वह गाड़ी में बैठ चुकी थी, अपने नाखूनों को चबाते हुए वह खिड़की से इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। शायद वह इस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरा दिल बार बार कह रहा था, एक खूबसूरत गलती कर लेनी चाहिए। मैं खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जबकि वह लगातार मुझे कुछ न कुछ बोलते जा रही थी, जबकि मेरी गंदी निगाहें उसके शरीर के आर पार हो रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं था। अब तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे अंदर का दरिंदा जाग उठा था। मैंने अचानक ही गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक दिया था। वह कहने लगी, भैया आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? यहाँ तो कहीं भी मेरा आसपास घर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा, अभी थोड़ी देर में ही हम घर चलेंगे। ये कहते हुए मैं गाड़ी की पिछली सीट पर आ गया था। धीरे धीरे मैं उसके करीब होता चला गया और देखते ही देखते मैं उस पर पूरी तरह हावी हो गया था। पहले तो वह कुछ समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन जब मैं हद से बढ़ गया तो पूरी तरह कांप उठी थी। रोती रही, चिल्लाती रही, मुझसे अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उसको इस तरह से काबू कर लिया था कि वो मेरी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। वह लगातार एक ही बात कह रही थी, भैया मुझे छोड़ दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे मम्मी के पास जाना है। लेकिन मैंने उसे छोड़ने के लिए लिफ्ट नहीं दी थी। मैं तो उसके साथ कुछ और पल गुजारना चाहता था और देखते ही देखते मैं उसके साथ वह सब कुछ कर गया था। उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। आज से पहले मैंने कभी भी बिना लड़की की मर्जी के कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आज जिंदगी में ये पहली बार था। शैतान मेरी ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने उसे थोड़ी दूर पर जाकर छोड़ दिया था, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल रखना था कि उसे उसके घर के करीब ही छोड़ना था। गाड़ी से उतारकर मैं जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता हुआ आ चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बेचैनी भरी हुई थी। आज जो कुछ भी मैंने किया था मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था। अंदर ही अंदर शर्मिंदगी मुझे मार रही थी। वह मासूम, दिमागी तौर पर पागल लड़की मेरी हवस का शिकार हो गई थी। उस लड़की के साथ बिताए गए पल का नशा अभी मेरे दिमाग पर सवार था, जिसे मैं निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। घर आया तो मेरी माँ मेरा इंतजार करती हुई मिली थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहने लगी, आज इतना लेट कैसे हो गया आने में? ज़्यादा से ज़्यादा 10 बज जाते हैं, लेकिन आज तो 3 बजे वापस आ रहे हो। माँ की बात सुनकर एक पल को मेरे सामने उस लड़की का खूबसूरत बदन घूम गया था, लेकिन मैंने फौरन ही ख्याल झटक दिया था और माँ के सामने ये बात बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता था कि मैं इस वक्त कहाँ से आ रहा हूँ। अगर मेरी माँ को जरा सी भी भनक लग जाती तो या तो मेरी माँ खुद को ख़त्म कर लेती या फिर मेरी जान ले लेती। मेरी माँ ने कभी भी मेरी ऐसी परवरिश नहीं की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गलत राह पर चल पड़ा था। मेरी माँ को अपनी परवरिश पर बड़ा ही भरोसा था। माँ के जानकारी में एक बहुत शरीफ और संस्कारी बच्चा था और मेरी माँ को मुझ पर बड़ा ही गर्व था। मैंने जल्दी से अपनी माँ से नज़रें चुराई थी। मैं नहीं चाहता था मेरी माँ को पता चले कि आज मैंने एक लड़की की इज्जत खराब की है, और फिर अल्लाह ने मुझे भी 2 बहनें दी थी। मेरी माँ हमेशा से ही इस बात के खिलाफ रहती थी, किसी भी लड़की के साथ ज्यादती ना की जाए। माँ कहने लगी कि अच्छा ऐसा कर, हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं खाना गर्म करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने कह दिया कि माँ, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ, आप जाकर सो जाइए। मैं अपने कमरे में गया था। तबीयत अजीब सी भारी भारी सी हो रही थी। हर पल मेरी आंखों के सामने वही लड़की आ रही थी। उसकी चीखती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी।
जैसे तैसे मेरी आंख लगी थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरी आंख दोबारा खुल गई थी और मैं लगातार उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। न जाने वह लड़की अपने घर पर पहुंची या नहीं। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वह रात मेरे लिए बहुत ही तकलीफ भरी साबित हुई थी। रात के आखिरी पहर में बहुत ही बेचैन होकर उठ बैठा था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को वापस निकाल कर उसी रास्ते पर डाल लिया था जहाँ पर मैंने उस लड़की को छोड़ा था। मेरा दिल अजीब ही हालत का शिकार था। मैं जानता था अगर मुझे वहाँ किसी ने उस लड़की के साथ देख लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। सारी पोल पट्टी खुल जाती और सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर आ जाता। लेकिन उस वक्त मुझे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी और ना ही कोई डर था। मुझे बार बार उस लड़की का मासूम चेहरा याद आ रहा था। मुझे तो उस पागल लड़की का ख्याल था जिसका नाम आरजू था। मैं फ़ौरन ही उस रास्ते पर पहुंच गया था, लेकिन वहां जाते ही मेरा दिल बंद होने के करीब हो चुका था क्योंकि वह लड़की वहां पर मौजूद ही नहीं थी। मैं इधर उधर उसे ढूंढा, लेकिन वो मुझे वहां नहीं मिली। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया शायद उसके घर वाले उसको लेकर जा चुके होंगे। लेकिन दूसरा ख्याल ये भी आया कि रात के समय उसके घर वाले अगर उसके पास तक ना पहुँचे हों और उससे पहले कि मेरा जैसा कोई दरिंदा उस लड़की के पास पहुंच गया हो और कहीं फिर से उस लड़की को अपनी दरिंदगी का निशाना ना बना ले, कहीं कोई उसे अपने साथ ना ले गया हो, उस लड़की का क्या होगा। ये ख्याल मुझे बेचैन करने के लिए काफ़ी था। मेरा फर्ज बनता था उस लड़की को मैं उसके घर तक इज्जत के साथ छोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि उस मासूम लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया था। उसकी मासूमियत उससे छीन ली थी। मैं बोझल कदमों से घर वापस आ गया था। सुबह तक मैं जागता रहा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ऑफिस के समय भी मैं बिल्कुल चुप था। मेरी माँ ने मेरे आगे नाश्ता रखा तो मैं चुप से वह नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी हवस के हाथों मजबूर होकर गलत कदम उठा चुका था, लेकिन अब मेरा दिल मुझे अंदर ही अंदर भला बुरा कहता था। मेरे ऑफिस के दोस्त ने मेरी इस उदासी को महसूस कर लिया था। वह भी मुझसे कई बार पूछ चुके थे, यार सब खैरियत तो है, तेरे घर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। मैं बहुत ही रंगीन मिजाज का लड़का था, हर किसी से जल्दी ही घुल मिल जाता था। ऑफिस जाते ही पूरे ऑफिस को सर पर उठा लेता था। बॉस भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। अगर मुझसे ज़रा सी भी कोई गलती हो जाती तो मुझे माफ़ कर देते थे क्योंकि मैं उनका पसंदीदा एम्प्लॉय था। मेरी वजह से ऑफिस के और लोगों का दिल लगा रहता था। लेकिन आज मुझे चुप चुप देखकर सब लोग ही हैरान थे। मैंने पूरा दिन किसी से कोई बात नहीं की थी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से बात करने का। शर्मिंदगी के एहसास ने मुझे इस तरह से घेर लिया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। छुट्टी हो चुकी थी और मैं घर आ चुका था। मेरी माँ भी बार बार मुझसे यही पूछ रही थी कि अरबाज सब खैरियत है ना, तू इतना परेशान क्यों है और आज फिर तू लेट आया है। कल भी इतनी देर से आया था और आज भी इतनी देर कर दी है। ऑफिस से छुट्टी तो मेरी 8 बजे हो गई थी, लेकिन मैं घर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि मेरी आंखों के सामने लगातार मेरी बहनों का चेहरा आ रहा था। वह पागल लड़की भी तो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक पार्क में जाकर बैठ गया था। न जाने कितनी देर तक अपना सर हाथों में दिए बैठा रहा। आते जाते लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। थक हार कर जब घर आया तो मेरी माँ का ये सवाल पूछना बनता था। मैंने माँ की तरफ एक नज़र देखा और चुप से अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद मैं अचानक ही रो पड़ा था। तकिए में सर देकर मैं धीमी धीमी आवाज़ में रो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने एक ऐसा गुनाह किया था जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। मेरी मंगेतर महक का भी कई बार फ़ोन आ चुका था, लेकिन मैंने उसका फ़ोन पिक नहीं किया था। मुझे बार बार आरजू का ख्याल आ रहा था। कितनी मासूम सी लड़की थी, कैसे मुझे भैया कहकर बात कर रही थी और मैंने क्या किया, उसकी इज्जत को ही तार तार कर दिया। कैसे चीखते हुए मुझसे हाथ जोड़ कर कह रही थी, भैया मुझे छोड़ दो, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। मैं इतना कैसे गिर सकता था। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हवस क्यों भर गई थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी मंगेतर महक मेरे इशारे पर मेरे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हो जाती। फिर मैंने उस लड़की से ही अपनी हवस क्यों बुझाई थी। मेरे ऊपर शैतान सवार क्यों हुआ था। मैं अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़े हुए था। खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी पल मैं खुद को बहला नहीं पा रहा था। इस बात को 2 दिन बीत गए थे, लेकिन इन 2 दिनों में ही मेरी हालत खराब हो गई थी। शायद यही मेरी सज़ा थी कि मैं पल पल मरूं। मैं पूरी पूरी रातें जागते हुए गुजार देता था। वक्त का काम है गुजर जाना
और वह अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। लेकिन अभी तक दिमाग से आरजू नाम की लड़की निकल नहीं पाई थी। मैं रोज रात को उस रोड पर जरूर जाता था जहाँ पर मैंने उस मासूम लड़की को छोड़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता था एक बार मैं उस लड़की को देख लूं, अपनी आंखों को तसल्ली कर लूं वह लड़की अब ठीक है या नहीं। लेकिन वह लड़की मुझे दोबारा कहीं नज़र नहीं आई थी। मैंने रातों को अब सोना छोड़ दिया था। मेरा खाना पीना भी छूट चुका था। पहले जो मैं हंस हंस कर बातें किया करता था अब गुमसुम सा हो गया था। सब लोग ही मेरी इस हालत से परेशान थे और अब तो नाराज भी रहने लगे थे। मेरी माँ तो कई बार मुझसे इस बात की शिकायत कर चुकी थी कि तुझे क्या हुआ है, तूने तो बोलना ही छोड़ दिया है, आखिर तुझे क्या परेशानी है, कम से कम मुझे तो बता सकता है, मैं तेरी परेशानी दूर करने की कोशिश करूं। मेरी बहनें भी मुझसे कई बार सवाल दोहरा चुकी थीं कि भैया आपको क्या हो गया है, आप हमसे बात क्यों नहीं करते, आप ना बात करते हैं ना हंसते हैं। मुझे अपनी बहनों को देखकर उस लड़की का चेहरा भी तेजी से याद आ जाता था, लेकिन मैं अपने अंदर छिपे हुए राज को किसी को बता भी नहीं पा रहा था। मुझे आखिरी रास्ता अब यही नजर आया कि मैं अपने किए गए गुनाह की माफ़ी अल्लाह से जाकर मांग लूँ। हो सकता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो शायद मेरे दिल को चैन आ जाए। मैं न जाने कितने समय के बाद मस्जिद गया था। वहाँ मैंने कितनी देर तक सजदे में गिरकर अपने किए गए गुनाह की माफ़ी मांगी थी। रो रो कर मैं अल्लाह से गिड़गिड़ाया था, या अल्लाह मेरे किए गए गुनाह को माफ़ कर दे और उस लड़की से मेरी एक बार मुलाकात करवा दे। मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँ तो शायद मेरे बेचैन दिल को सुकून आ जाए और अल्लाह को शायद मेरी हालत पर रहम आ जाए। कहने को तो मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया था, लेकिन मैं अपनी गलती मानता था और उसकी माफ़ी भी चाहता था। लेकिन उससे पहले कि मैं उस लड़की को अपनी आंखों के सामने सही सलामत भी देखना चाहता था और उसे अपने सामने बैठाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता था। लेकिन वह लड़की मुझे मिल ही नहीं रही थी। लेकिन एक दिन मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी। मैं रात भर उस लड़की के बारे में ही सोचते सोचते कब नींद की वादियों में गुम हुआ था मुझे पता ही नहीं चला। बहुत दिनों के बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं हैरान था मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ गई और मैं कैसे सो गया। भले मैं दिन भर कितना भी काम करता लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती थी। लेकिन आज मैं बहुत हैरान था। खैर मैंने सारी चीज़ों को अपने बैग में डाला और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। आज मैं बहुत लेट हो चुका था। भले ही मैं ऑफिस में बॉस का पसंदीदा था, लेकिन रेगुलर टाइम से ना आने वाले एम्प्लॉय से बॉस बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया था और ऑफिस के लिए निकल गया था। लेकिन ऑफिस में दाखिल होते ही जो खबर मुझे मिली थी, मैं एक पल को डर गया था। मुझे खबर मिली थी कि बॉस काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। एक पल के लिए मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी और मेरी प्रेजेंटेशन तो ठीक थी ना। लेकिन सब कुछ ठीक था, इसलिए मैंने गहरी सांस ली और खुद को हालत के ऊपर छोड़ दिया। मैंने सोचा शायद मेरे देर के आने की वजह से बॉस मुझसे नाराज़ होंगे और मुझे अब डांट पड़ने वाली थी। मैंने खुद को डांट के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया था। मैंने धीरे से बॉस के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं एक गहरी सांस लेकर उनके कैबिन में दाखिल हो चुका था, जबकि वो अपनी कुर्सी पर बैठे काफ़ी परेशानी का शिकार थे। मैं अंदर जाते ही उन्हें गुड मॉर्निंग किया था और फ़ौरन ही अपनी प्रॉब्लम भी बता दी थी कि आज मुझे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई थी तो मेरी आंख नहीं खुल पाई थी। देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आगे से मैं ख्याल रखूँगा। जबकि उन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर झटके से अपना सर उठाया था और मेरी बात पर ना में सिर हिलाते हुए कहने लगे, अरे नहीं अरबाज, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लेट हो, बल्कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ कुर्सी पर बैठ जाओ। आज उनके बोलने का अंदाज बहुत ही नरम था। वैसे भी वो मुझसे बहुत ही नरम शब्दों में बात करते थे, लेकिन आज उनके बोलने में कुछ अलग ही बात थी। मैंने सर को हैरान नज़रों से देखा था कि आज उन्हें क्या हुआ है और वो मुझसे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मैं ना समझी की हालत में कुर्सी पर बैठ चुका था और बॉस के बोलने का इंतज़ार करने लगा। बहुत देरी तक अपने अंदर बोलने की हिम्मत जुटाते हुए फिर वह कहने लगे, देखो अरबाज, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैंने जब से तुम्हें ऑफिस में जॉब दी है मेरे लिए तुम हमेशा ही लकी साबित हुए हैं। तुम्हारा करेक्टर, तुम्हारे बात करने का अंदाज, तुम्हारे केयरिंग मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैंने कभी भी तुम्हें ना डांटा और ना ही किसी गलती की तुमसे उम्मीद की। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बात को ठुकराओगे नहीं, बल्कि मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे। मैं सर को हाँ में सिर हिलाया और उन्हें बोलने का इशारा किया। मेरी तरफ उन्होंने एक बार देखा और कहने लगे, अरबाज,
मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से कॉन्टैक्ट मैरिज कर लो। मैंने बॉस को हैरान नज़रों से देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब कॉन्टैक्ट मैरिज? बस कहने लगे, हाँ मैं चाहता हूँ मेरी बेटी के साथ तुम कॉन्टैक्ट मैरिज करो और बाद में जब मैं कहूँ तो तुम उसे छोड़ देना। और इस कॉन्टैक्ट मैरिज के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन किसी ने उसके साथ रेप किया है। वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन वह देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगती है। बहुत ही प्यारी सी बेटी है मेरी, लेकिन जब से उसके साथ किसी ने ये जुल्म किया है वह एकदम बीमार सी होकर रह गई है। उसका दिमाग छोटे बच्चों की तरह है। उसका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद भी दिलवाई है वह ठीक हो सकती है। उसकी हालत भी ठीक होती जा रही है। 1 महीना हो गया है और मेरी बेटी कुछ भी ठीक से नहीं खाती पीती। बस जीने भर का हम उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं। वह बिस्तर से लग गई है। रातों को चीख मार मार कर उठ जाती है। 1 महीने में ही मेरी फूल जैसी बेटी मुरझा कर रह गई है। डॉक्टरों ने कहा है अगर उसकी शादी कर दी जाए तो ये अपने साथ हुए जुल्म को भुला सकती है, और इसके अलावा डॉक्टर को उम्मीद है कि शादी होने के बाद इसका दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जब मेरी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाए तो तुम बेशक उसे छोड़ देना। मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट पर अपने ऑफिस में जगह दूंगा। इसके अलावा भी मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वह भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस मेरी बेटी को मरने से बचा लो। अगर उसका यही हाल रहा तो वह कुछ ही समय की मेहमान है। मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। बिल्कुल छोटी सी थी जब उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी, और मेरी बीवी ने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने उसे हमेशा अपनी धड़कनों की तरह संभाल कर रखा, लेकिन उसके पागलपन का किसी ने फ़ायदा उठाया और उसके साथ जुल्म कर दिया। मैं अब उससे मरते हुए नहीं देख सकता। मेरे दिमाग में एकदम ही हलचल सी मच गई थी। मैंने अचानक ही बॉस की तरफ देखा और उनसे जल्दी से सवाल किया, आपकी बेटी का नाम आरजू है? मेरे सवाल पर वे एकदम ही चौंक गए और हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगे, हाँ मेरी बेटी का नाम आरजू है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जबकि मैं जल्दी से आंखें बंद कर कर मन ही मन अल्लाह को याद किया था और उसका शुक्रिया अदा किया था। उसने मुझे आरजू से मिला दिया था। मैंने अपने बॉस की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए रजामंदी जाहिर कर दी थी कि मैं आरजू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहें तो मैं अभी के अभी उससे शादी कर लूँ। मेरी ये बेताबी देखकर मेरे बॉस हैरान हुए। कहने लगे, सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? तुम मेरी बेटी को क्या पहले से जानते हो? जबकि मुझे अपनी अचानक जल्दबाजी पर अफसोस हुआ था, क्योंकि मेरे बॉस बार बार मुझसे यही सवाल कर रहे थे कि तुम आरजू को कैसे जानते हो, और इसका मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। मैंने जल्दी से बहाना बनाया कि मुझे एक बार आपकी बेटी रास्ते में मिल गई थी और उसने अपना नाम आरजू बताया था। बहुत ही मासूम सी थी, इसलिए मुझे उसका नाम याद आ गया और मेरे दिमाग में यही आया कि आप उस लड़की की बात कर रहे होंगे, इसलिए मैंने आपसे नाम लेकर पूछा था। आपकी बेटी का नाम आरजू है? वह मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वह अक्सर घर से निकल जाती है और रोड पर घूमती रहती है। ऐसे ही वह रोड पर घर से थोड़ा दूर चली गई थी और किसी दरिंदे ने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लिया। उस एक हादसे ने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। वह एकदम खामोश हो गई है। कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करता है या उसे छूना भी चाहता है तो वह चीखने लगती है। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी हो जाए ताकि उसको कोई संभालने वाला हो। उसे इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और उसके साथ साथ एक शादीशुदा ज़िंदगी की भी ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन ही उन्हें अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी और उन्होंने शादी की तारीख भी दे दी थी। 10 दिन के बाद ही मेरी शादी आरजू से तय हो गई थी। मेरी माँ और मेरी बहन तो हैरान थी कि ऐसे तुम कैसे इतनी जल्दीबाजी में शादी कर सकते हो। ना लड़की देखी, ना उसके घर वालों की जान पहचान, हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? और जब मेरी माँ को पता चला कि लड़की दिमागी तौर पर पागल है तो मेरी माँ तो गुस्से में पागल हो गई थी। कहने लगी, ऐसे कैसे मैं पागल लड़की को अपनी बहू बना सकती हूँ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अरबाज? कहीं तुम भी तो पागल नहीं हो गए हो? एक बार फिर सोच लो, तुम एक पागल लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? ये तो मैं भी नहीं जानता था। मैं आरजू को कैसे संभालूंगा? और मैं इस बात से भी डरा हुआ था, जब वो मेरा चेहरा देखेगी तो वो मुझे मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करेगी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं आरजू से शादी ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे किए गए गुनाह की यही माफ़ी था। मुझे किसी न किसी तरीके से संभालना था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से ही हुआ था।
मैंने उस मासूम लड़की की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया था और अब मुझे ही उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना था। 10 दिन पर लगाकर उड़ चुके थे और वह दिन भी आ गया था जब आरजू मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी। उधर मेरी माँ उस शादी के लिए राज़ी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि अरबाज में तुम्हारी शादी में बिल्कुल भी शामिल नहीं होने वाली। भला मेरा एक इकलौता बेटा और उसकी शादी में एक पागल लड़की से करवा दूँ? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब मैं अपनी माँ को अपने मरने की धमकी दी तो मजबूरन मेरी माँ को मानना ही पड़ा था। हम लोग बारात लेकर अपने बॉस के घर पहुँच चुके थे। सारी रस्में बहुत ही आराम से तय हो गई थी क्योंकि मैं अपने चेहरे पर सेहरा लगाया हुआ था ताकि आरजू मेरा चेहरा ना देख पाए। बॉस ने बताया था जब से आरजू को खबर मिली है कि उसकी शादी होने वाली है, जैसे वह अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करती है, ठीक वैसे ही तब से आरजू की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी है। वह अपने साथ किए गए जुल्म को धीरे धीरे भुलाने लगी है। मैंने भी आरजू को देखा था। उसकी चमकती रंगत धुंधली पड़ चुकी थी। आंखें रोने की वजह से सूजी हुई लग रही थी। आरजू की हालत देखकर मुझे एक बार खुद पर फिर से शर्म महसूस हुई थी। बार बार मेरे चेहरे को छूकर खुश हो रही थी। मैं जानता था जब वो मेरा चेहरा देखेगी तो इस तरह दोबारा कभी खुश नहीं होगी। मेरे बॉस ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें की थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। जाने अनजाने में अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। मैंने अपने बॉस के हाथों को अपने हाथों में थामा और उन्हें विश्वास दिलाया कि आप बेफिक्र रहें, अब आरजू मेरी बीवी है। आपकी बेटी के साथ साथ वह मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। मेरे इस तरह विश्वास दिलाने पर आरजू की भाभी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे आशीर्वाद दिया था। कहने लगी, आज के ज़माने में ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। तुम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता हो। मैंने कहा, नहीं भाभी जी, मुझे फरिश्ता का स्थान मत दें। मैं तो एक इंसान हूँ और इंसान तो गलतियों का पुतला है। मुझसे भी गलतियाँ हो गई हैं और शायद अल्लाह ने मेरी गलतियों के पश्चाताप के लिए ही मुझे इस नेक काम के लिए चुना है। मैं ही जानता था मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है और मैं इस तरह अपनी तारीफ सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। मैं आरजू का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी तक ले गया था। आज मेरी ज़िंदगी की हसीन रात थी, लेकिन जो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई थी शायद उसे इस रात का मतलब नहीं पता था। मैंने एक गहरी सांस ली और कमरे में दाखिल हुआ और मेरे सोचने के ठीक अनुसार जब आरजू ने मेरा चेहरा देखा तो वह चीखती चिल्लाती हुई मुझसे दूर हटने लगी। बार बार सरनामे हिलाते हुए एक ही बात कह रही थी कि नहीं, मेरे करीब मत आओ, मुझे परेशान मत करो भैया, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे करीब मत आओ। मुझे फिर से वही रात याद आ गई थी और मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मैं चुप से उसके पास बैठ गया था। जब वह चीख कर थक गई तो मेरे पास ही बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मेरे साथ वह काम दोबारा मत करना, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा और उसे प्यार से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा आरजू, मैं हूँ ना। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ही मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। मुझे माफ़ कर दो आरजू। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारे साथ हैवानियत की थी। अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, अब कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहते कहते मैंने आरजू के आंसू अपने हाथों से साफ किए थे। उसके सर को अपने सीने से टिका लिया था। वह भी शायद रोते रोते थक चुकी थी और मेरे सीने से लग गई थी और अब भी सिसक रही थी। सिसकते हुए भी उसके मुंह से यही निकल रहा था, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया था, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आरजू की यही सिसकियाँ सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने तो ऐसी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया था जिसे इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, जिसको अपना भी होश नहीं था। मैं काफ़ी देर तक उसे अपने सीने से लगाए बैठा रहा। ये रात मेरे लिए बहुत ही दर्द भरी थी क्योंकि मेरी बीवी मेरी बाहों में पूरी रात सिसकती रही। अगली सुबह तक उसकी हालत काफ़ी ठीक थी। वह अब रो रही थी, ना कुछ बोल रही थी, बस मुझे ही देख रही थी। मैं आरजू को प्यार से अपने पास बिठाया, उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगा, आरजू, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया था। लेकिन देखो, आज की रात मेरी तबीयत ठीक है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं पहुंचाऊंगा। अब तुम मेरी शिकायत किसी से भी नहीं करोगी ना? अगर तुम मेरी शिकायत किसी से नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट ला कर दूंगा। मैं उसे उस बात के लिए मनाना चाहता था, कहीं वह किसी के सामने ये ना कहते कि मैं ही वह दरिंदा हूँ जिसने उसकी इज्जत खराब की थी। चॉकलेट का नाम सुनकर आरजू फौरन ही मान गई थी। खुश होते हुए कहने लगी, हाँ ठीक है,
मैं आपकी शिकायत अपने पापा से नहीं करूँगी और ना ही अपनी भाभी को बताऊँगी, लेकिन आप मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आऊँगा। कहने लगी अच्छा ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि अब आप मुझे चोट भी नहीं पहुँचाओगे, मुझे दर्द नहीं दोगे। मैंने कहा आरजू, मैं तुम्हें कभी भी कोई दर्द नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं हमेशा तुम्हें बहुत ही प्यार से रखूँगा आरजू। अब मेरे ऊपर विश्वास करने लगी थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। आरजू मुझसे धीरे धीरे बातें भी करने लगी थी, लेकिन उसकी बातों में वही बचपना होता था। बहुत ही मासूम सी बातें करती थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी सारी बातें मानता, हर दिन उसके लिए चॉकलेट लेकर आता, आइसक्रीम लेकर आता। अब मुझसे बहुत खुश रहने लगी थी, मेरी सारी बातें मानती थी। मेरी माँ का दिल भी आरजू की मासूम हरकतों से पिघल गया था। वह भी आरजू का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी बहनों के साथ आरजू काफ़ी घुल मिल गई थी। मेरे घर का माहौल आरजू को बहुत पसंद आया था। अब तो वह अपने घर भी जाना पसंद नहीं करती थी। रात को भी वह हमेशा मेरे बेड पर मेरे साथ लगकर ही सोती थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी डर जाया करती थी। लेकिन बहुत बड़ा अचंभा था कि अब मुझे आरजू के टच होने पर कोई भी एहसास नहीं जागता था। शायद मेरे अंदर की हवस खत्म हो गई थी। मैं उसे किसी नाजुक कांच की गुड़िया की तरह अपनी बाहों में संभाल कर उसके सर को सहलाते हुए सुला देता था, और जब वह सो जाती तो उसके सर के नीचे अपना हाथ निकाल कर मैं भी सो जाता था। जब मेरी मंगेतर महक को इस बारे में पता चला तो उसने एक बवाल खड़ा कर दिया था, क्योंकि महक से मेरी मंगनी को 5 साल हो गया था। महक के अब्बू महक की शादी करने के लिए हमसे पूरे 10 साल का टाइम मांगा था, क्योंकि महक की एक और बहन थी और महक के अब्बू उन दोनों बहनों की शादी एक साथ करना चाहते थे। इसलिए दुबई में पिछले 5 सालों से गए हुए थे। 5 साल और रह गए थे। इसलिए मेरी माँ बहुत परेशान थी और उन लोगों से बार बार माफ़ी मांग रही थी। अब तो महक के परिवार को सभी को पता हो गया था कि मैंने आरजू से शादी की है। आरजू एक पागल लड़की है, इसलिए महक को शायद उम्मीद थी कि मैंने पैसों की लालच में आकर एक पागल लड़की से शादी की है। क्या पता मैं उसे छोड़ भी सकता हूँ। इसलिए महक ने मुझ पर केस कर दिया। मेरी उस गलती की वजह से आरजू माँ बनने वाली है और मैं उसे कैसे डिवोर्स दे सकता था। मैंने तो शादी ही इसलिए की थी ताकि मैं अपने गुनाहों को पछतावा कर सकूं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या मैं अपनी बीवी आरजू को छोड़कर महक से शादी कर लूं या महक को उसके हाल पर छोड़ दूं। महक को तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, लेकिन मेरी बीवी आरजू की पूरी दुनिया ही मैं हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बीवी आरजू से भी मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।